हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम मैथ एजुकेशन ऑफिसर के सीरीज में पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे और पॉलिटिकल साइंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51 में दिया हुआ है, 51 ए में। एंड जो फ्रेमिंग जो हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का 1949 में, तो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ओनली फंडामेंटल राइट। तो पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट था पार्ट 3 में, ठीक है, और डीपीएसपी था। बट बाद में, है ना, framers did not consider it necessary to write down the duties of citizen explicitly operating on the rationale that the people of India naturally understand their civilizational responsibility through thousands of years of rich culture, ethical and spiritual tradition। तो फेमस जो थे उनको ये लगा कि हमारे देश के जो नागरिक हैं ये खुद ही इतने उनकी सोच इतनी विकसित हो सके कि वो अपने इतने महान सभ्यता की रक्षा कर सकें और उनके बनाए हुए जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी रक्षा करें और उसके जो एथिक्स हैं उसकी अवहेलना ना करें। ठीक है, तो ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड फिलोसफिकल बेसिस, तो इसमें क्या क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में बनाने में, तो सोवियत यूनियन का है, यूएसएसआर का फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, और इट हिस्टोरिकल सिग्निफाइज टू नोट नन ऑफ द ट्रेडिशनल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच एज यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्रेसली इनुमरेट द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा सोवियत यूनियन है उसका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाने में, क्योंकि जो भी मतलब वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मतलब उतने अच्छे से ड्यूटीज की बात नहीं करी गई है। ठीक है, पर जापान कुछ ऐसे देशों में शामिल है जहाँ पे मतलब ड्यूटी की बात की गई है, सिविक सेंस की बात कही गई है, और एक इंटर रिलेशनशिप बिकता है राइट और ड्यूटीज में, हमारे जो अधिकार हैं उनमें और हमारी जो कर्तव्य है उनके बीच में। तो महात्मा गांधी कहते हैं, ने कहा है कि it consistently emphasize this equilibrium, noting that the real source of our right is our duty। तो real source of our right is our duties। if we perform our duties properly, the rights will automatically come to us। ठीक है, तो अगर हम अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमारे जो अधिकार है वो स्वतः ही हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, कन्वर्सली राइट्स विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज पेव द पाथ टुवर्ड सोसाइटल डिस्पोटिज्म, while duties without recognized rights degenerate into structural slavery। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ड्यूटीज नहीं होंगी हमारे और सिर्फ अधिकार ही अधिकार हैं तो वो हमें एक सामाजिक जो निगेटिविटी है, डिस्पोटिज्म है, उसके तरफ भेजेगा हमें, और हम अपने राइट्स को, अधिकारों को अगर सिर्फ रिकॉग्नाइज करते रहेंगे और हमारी कर्तव्यों को हम भूल जाएंगे तो हम जो है अब वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल स्लेवरी की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल स्लेवरी क्या मतलब कि जो संरचनात्मक जो मजदूरी है वो है, मतलब स्लेवरी कि आप सिस्टम के जो स्लेव है वो बन के रह जाओ। तो इमीडिएट रीजन फॉर इंक्लूजन, और इमीडिएट रीजन क्या था इसके इंक्लूजन की, इंटरनल इमरजेंसी जो आई, ठीक है, इमरजेंसी 1975-76 तो उसमें जो पॉलिटिकल पीरियड था, रूलिंग गवर्नमेंट अंडर इंदिरा गांधी एम्फसाइज दैट सिटीजन शुड नॉट merely focus on demanding individual fundamental rights from the state but must also consciously recognize the executive the structural duties toward guarding the unity, integrity and security of the country। To achieve this pedagogical balance, a specialized constitutional architecture was introduced। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जो भारत के नागरिक हैं अगर वो अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें अपनी जो ड्यूटी, उनके कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, उन पे भी उनको ध्यान देना चाहिए और उनके लिए भी उन्हें अपने स्वतः चयन से उन्हें तैयार रहना चाहिए। और ये उसकी एकता, ये हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी 1976, उसके तहत उनके रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। ठीक है, और क्या क्या हमें क्यों ड्यूटीज थी वो देखते हैं। तो वाइल स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्ट प्रिसाइज लिस्ट ऑफ 8, इन्होंने सिर्फ 8 ड्यूटी की बात करी थी, ठीक है, बट पार्लियामेंट ने और मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको इंट्रोड्यूस किया और 10 फंडामेंटल टोटल थे।
42वें संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन जो था 1976 में, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, उसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो मूल कर्तव्य है उसे जोड़े गए। ठीक है। रिजेक्टेड रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, बट कमिटी ने एक चीज मतलब जो था वो फाइन और पेनाल्टी वगैरह था, ये रिजेक्ट कर दिया कि ये आप पेनाल्टी वगैरह पनिशमेंट नहीं मतलब कर सकते हो। नो एक्सप्लेटिव पेनिटिव एलिमेंट्स वर डायरेक्टली बिल्ड टू पार्ट 4th A। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्ट चैलेंज, और कोर्ट वगैरह में आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर कोई मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट करता है तो। और ड्यूटीज टू पे टैक्सेस, हाँ टैक्सेस, पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, ये मतलब ये कोर फंडामेंटल ड्यूटी था सारे सिटीजन्स को। ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड अमेंडमेंट्स, तो 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव शेप्ड द ऑपरेशनल स्कोप ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। तो 42वें संशोधन जो था मिनी संविधान इसको कहते हैं, पार्ट 4th A इसने जोड़ा। ठीक है। और जिसमें आर्टिकल 51A के तहत 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज जोड़े गए। फिर 46वां जो संविधान संशोधन था 2002 में, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, उसमें आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट्स था उसके तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, सब क्लॉज K of Article 51A, placing a clear moral responsibility on parents and guardians to provide educational opportunity to their children between the age of 6 and 14 years। तो इसमें मतलब गार्जियन जो है ना, जो अभिभावक है या जो बच्चे के माता पिता हैं, उनके लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई, मूल कर्तव्य बनाई कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें जो 6 से 14 साल के बीच में है। ठीक है। वर्बटिज्म एंड न्यूएंस्ड एनालिसिस ऑफ की ड्यूटीज, तो आप देख सकते हैं, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, द नेचुरल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो आर्टिकल 51A जो है ना, और ये क्या क्या ड्यूटीज प्रोवाइड करता है ये देखते हैं। तो कह रहा है कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियल, उनके आदर्शों, उनके संस्थाओं, और जो नेशनल फ्लैग है हमारा, जो राष्ट्रीय झंडा है और राष्ट्रीय गान है, इसका सम्मान करना होगा। वंदे एंड नो एक्सप्रेटिव मेंशन ऑफ नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है इसके लिए कोई भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पर हाँ नेशनल एंथम आप कर सकते हो। चेरिश एंड अडेयर टू द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स थे उनके लिए आपके अंदर जो एक इंस्पिरेशन की भावना है वो बनी रहनी चाहिए। प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है और उसकी सुरक्षा करना है सारे जो भी सिटीजन्स है उनको। फिर डी क्या कहता है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, और देश की रक्षा करनी है और जब भी देश को आपकी आवश्यकता हो तो आप देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, और भाईचारा है ना, जो भाईचारा की भावना है सारे नागरिकों के अंदर ये होनी चाहिए। वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, और हमारे जो एक भव्य हमारी जो सभ्यता है जो उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ टू कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और हमारे जो देश के जो वन है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, और जो वनस्पति है, वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, उनकी रक्षा करना। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और एक जो वैज्ञानिक भाव मतलब एक सोच है वो रखना है हमें, और ह्यूमनिज्म है ना, मानवतावादी सोच आपको बनाए रखना है, जिसमें इनकरेज सिटीजन्स टू कास्ट अवे सुपरस्टिशन, ब्लाइंड डॉगमास, आउटडेटेड सोशल इविल, सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम लॉजिक, साइंस एंड एम्पैथी। और इसमें जो पुराने जो आप देख सकते हो कि जो पुराने रीति रिवाज हैं उन पे भरोसा न करके वैज्ञानिक पहलुओं पे ध्यान दिया जाए। Safeguarding public property and abjure violence. Safeguard public property and abjure violence. Require citizens to protect public assets, train, buses, public building and build from tax money. तो safeguard करना है public property की safety, है ना। Strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity.
और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए, मतलब सिटीजन्स में, एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। और अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना है जो 6 से 14 साल के बीच में, जो 86 में संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में जोड़े गए। और बस फंडामेंटल ड्यूटी जो है नॉन जुडिशियबल है, इसको आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। वर्मा कमेटी थी, इसने रिव्यू किया था। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी वाज अपॉइंटेड टू एनालाइज द लीगल फ्रेमवर्क सराउंडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। इट identifies several operational statutory mechanisms already in force to penalize violation of Article 51A। तो अब वर्मा कमेटी ने कुछ चीजें रिव्यू करी कि फंडामेंटल ड्यूटीज तो है और नॉन जस्टिसेबल भी है, पर अगर कोई इसे क्षति पहुंचाता है और कर्तव्यों के पालन में वो कुछ ऐसे कृत्य करता है जो देश के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो उसके लिए हम कुछ पेनाल्टी, कुछ पनिशमेंट बनाए। तो वर्मा कमेटी कुछ रिकमेंड करती है, आप देख सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ठीक है। तो नेशनल, तो भारत की जो ऑनर है, उसकी जो कह सकते हो कि हमारे देश की जो अस्मिता है, उस पर अगर आँच आती तो आप नेशनल, जैसे उसमें हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, भारतीय संविधान है और राष्ट्रगान है, अगर इनका वायलेशन होता है तो इसके लिए पनिशमेंट देना। फिर इंडियन पिनल कोड आईपीसी थी, भारतीय न्याय संहिता, पिनल आईपीसी की कुछ धाराएं जोड़ी गई। फिर प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स, है ना, लोगों सिविल राइट्स जो है, प्रैक्टिस द अनटचेबिलिटी एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो छुआछूत है ना, अस्पृश्यता जो है, और किसी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन। अनलॉफुल एक्टिविटी जो है, प्रिवेंटिव यूएपीए, डिक्लेयर ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल इफ दे थ्रेटन द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई भी देशद्रोह करता है और भारत की अस्मिता, उसकी अखंडता, संप्रभुता को चैलेंज करता है तो उसके खिलाफ यूएपीए 1967 में आया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया। तो इसके तहत मतलब देश के जो वन्य जीव हैं उनका और हमारे जो भी इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल की, ताकि कोई जो रेयर एनिमल्स है उनका शिकार ना हो सके और डिफॉरेस्टेशन ना हो, इलीगल वनों की जो कटान है और पेड़ों की जो कटाई है उसे रोका जा सके। लैंडमार्क जुडिशियल जजमेंट, इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। एमसी मेहता वाले में The duty of central government to introduce mandatory education on environmental protection in all education institutions across the nation। तो एमसी मेहता ने कहा कि भारत के संविधान के तहत 51A के तहत सारे भारत के जितने भी स्कूल हैं उसमें पर्यावरण संबंधित पर्यावरण शिक्षा दी जाए। फिर विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द जेवोहा विटनेस सेक्ट वर expelled for refusing to sing national anthem। Supreme Court reversed the expulsion and clarified the expulsion demands respect for the anthem, with the children showed the standing up respectfully, forcing them to actively sing against their conscience violated the fundamental rights under Article 91A। तो जो जेबोहा विटनेसेस सेक्ट था उसमें यह था कि जो वहाँ के बच्चे थे तो उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको, है ना, रिस्पेक्ट फॉर एंथम अगर जो हमारा राष्ट्रीय गान है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश का जो भी राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा है, तो इसके प्रति आपकी जो सम्मान है वो होना चाहिए, उसके लिए आपको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की कुछ है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बारे में आइए देखते हैं। तो फिलोसफिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन, तो लॉ मेकिंग जो बॉडीज हैं हमारे लेजिस्लेचर की, ठीक है। आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में 3 मुख्य जो पिलर्स हैं वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को फॉलो करता है, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है, फ्यूजन ऑफ पावर्स हैं,
Structure of Parliament, Article 79, Parliament of India is composite entity consisting of three distinct components. तो भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल अनुच्छेद 79 जो है 69 79 वो ये कहता है कि भारत में एक संसद होना चाहिए जिसमें प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, ये तीन चीजें उसमें होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन चीजें संसद के तहत आती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहता है, आर्टिकल 168 से 212 तक पार्ट 6 है ना, डिलिनिएट द आर्किटेक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अनलाइक द सिमेट्रिक मॉडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये इसमें क्या क्या यूनिकैमरल वर्सेस बाइकैमरल स्ट्रक्चर, कहीं यूनिकैमरल है कहीं बाइकैमरल है, मतलब कहीं दो सदन है कहीं एक ही सदन है। तो मोस्ट इंडियन स्टेट वजह से यूनिकैमरल legislature consisting of governance and legislative assembly Vidhan Sabha. However, currently only 6 states maintain a bicameral structure featuring an upper house known as Legislative Council Vidhan Parishad, and Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Telangana। तो सिर्फ 6 ही जो राज्य हैं उसमें दो सदन है, जिसमें मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। बाकी जितने भी स्टेट हैं उसमें सिर्फ एक सदन है। और गवर्नर रूल्स कहीं जहाँ पे मतलब है ना, वहाँ पे गवर्नर रूल भी लागू किया गया है, जिसमें आर्टिकल 168 के तहत गवर्नर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो गवर्नर है वो भारत में जो राज्य विधायिका है उसका मुख्य अंग है। So multifaceted functions and power of parliament। तो legislative power क्या क्या है इसमें, शेड्यूल 7 distribution। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट फॉर द कंट्री। तो पहला जो कार्य है संसद का वो है कि देश के लिए कानून बनाना है। आर्टिकल 246 ऑफ द 7th शेड्यूल, लेजिस्लेटिव पावर्स आर स्प्लिट इनटू 3 लिस्ट। तो साथ में जो अनुच्छेद जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें आर्टिकल 246 के तहत ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है उसका जो लेजिस्लेटिव पावर है वो 3 लिस्ट में है ना, 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। तो पहला क्या है, सूचियों में विभाजित है। पहला है यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और रेलवे आता है, और जिसमें पार्लियामेंट होल्ड द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन। फिर आता है समवर्ती सूची जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं, 52 विषय हैं। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, इलेक्ट्रिसिटी, वेयर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। इसमें आर्टिकल 254 है सेंट्रल लॉ, ठीक है। और अब देखो यूनियन लिस्ट जो है वो उसमें 100 सब्जेक्ट हैं कॉन्करेंट समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मतलब कोई भी कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 254 के तहत इफ सेंट्रल लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ स्टेट और द सेंट्रल, अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी मतलब समन्वय नहीं हो पाता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो केंद्र का जो डिसीजन है वही माना जाएगा। रेजिड्यूरी पावर, any matter or subject not explicitly enumerated in any of the 3 lists such as cyber law or AI regulations falls under the exclusive regulation domain of parliament। तो कुछ ऐसे मैटर भी हैं, ऐसे मतलब विषय हैं, ठीक है, जो इन तीनों लिस्ट के बाहर हैं, जैसे कि साइबर लॉ है और AI रेगुलेशंस हैं, तो इनको इससे बाहर रखा गया। इसके लिए आर्टिकल 248, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ओवर स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जैसे कुछ जो विषय हैं, ठीक है, उसमें मतलब स्टेट अपने हिसाब से अपने उस पर लॉ बना सकता है। जैसे कुछ कॉन्करेंट लिस्ट की चीजें हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दोनों बना सकते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है स्टेट को वो दिया गया है ना। और राज्यसभा है ना, राज्यसभा को भी 2/3 resolution over Article 214 during a national emergency if 2 or more state request if Article 2 implement international treaties to when parliament can legislate on state subject। तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता है, किन किन कंडीशंस में,
जब राज्यसभा 2/3 से रिजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, और फिर या तो नेशनल इमरजेंसी हो, ठीक, या दो से अधिक राज्य हैं वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे, और या तो मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो रही है, कोई संधि हो रही है, उस पे बनाना हो, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। और जब प्रेसिडेंट का रूल हो तब का जो पार्लियामेंट है इस पे कानून बना सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शंस एंड पावर, तो क्या क्या फाइनेंशियल फंक्शंस है? नो टैक्स विदाउट लॉ, आर्टिकल 264, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैन नॉट लेवाई एनी न्यू टैक्स और कलेक्ट रेवेन्यू विदाउट रिसीविंग एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन बाय अ लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। नो टैक्स विदाउट लॉ, तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कार्यपालिका वह है, वो कभी मतलब कोई टैक्स जो है वो नहीं लागू करेगी, या कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होगा बिना किसी मतलब पार्लियामेंट के अथॉरिटी के, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, गवर्नमेंट कैन नॉट विथड्रॉ अ सिंगल रुपी फ्रॉम अ पब्लिक फंड अनलेस पार्लियामेंट पासेस फॉर्मल अप्रोप्रिएशन बिल। तो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक फंड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकती बिना किसी फॉर्मल अप्रोप्रिएशन की, कोई बिल लाए बिना। बजटरी स्क्रूटनी, आर्टिकल 102, आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बात किया गया है। तो ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मस्ट प्रेजेंट इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर। तो जो कार्यपालिका है वो हर साल बजट पेश करेगी, है ना। लोकसभा होल्ड्स द एक्सक्लूसिव पावर टू वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, कट मोशंस एंड चेक बेस्ड वाया स्पेशलाइज्ड ओवरसाइट कमिटी लाइक द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड एस्टिमेट कमिटी। और जब वो बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो जो संसद है, जो लोकसभा है, उसके पास जो पावर है कि उसमें बजट में कोई बदलाव कर सकता है, कोई कट मोशन ला सकता है, डिमांड फॉर ग्रांट कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो कमिटियां हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, एस्टिमेट कमिटी है, इसके तहत ये कार्य किया जा सकता है, ठीक है। कंट्रोल एंड ओवरसाइट ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो executive remains collectively accountable to the Lok Sabha. Parliament exercise daily oversight through multiple procedural instrument. तो पार्लियामेंट जो है उसके पास कई सारे मतलब प्रोसीजर होते हैं कि वो अपने डेली के जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स हैं, जो कार्य है वो कैसे करता है। तो पहला जो होता है वो क्वेश्चन आवर है, फिर जीरो आवर, फिर मोशंस, कौन है ना। तो जीरो आवर क्वेश्चन आवर क्या है? ओपनिंग आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग where MP ask sharp question to minister regarding their departments administrative act। तो को पहले क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में जो कोई भी MP है, कोई भी सांसद है, वो प्रश्न पूछता है मंत्रियों से कि उन्होंने क्या किया। और फिर उसके बाद जीरो आवर होता है एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन वेयर क्रिटिकल मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस कैन बी रेज्ड बाय मेंबर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जीरो आवर में क्या होता है कि कोई भी क्रिटिकल मैटर है पब्लिक इंपोर्टेंस में, तो उसके लिए कोई भी प्रश्न मतलब कोई भी मेंबर जो है, MP है, वो पूछ सकता है बिना किसी नोटिस के। मोशन क्या इंक्लूड्स द एडजॉर्नमेंट मोशन टू स्टॉप स्टैंडर्ड बिजनेस एंड डिस्कस अर्जेंट क्राइसिस। तो मोशंस में जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है वो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके लिए डिस्कस करने के लिए ये मोशन लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर सरकार को गिराना है या सरकार को अगर वो अपने कार्यों में मतलब अगर वो सफल नहीं रहती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कि अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ करे। तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी लाई जाती है लोकसभा में। एन इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट इमीडिएटली रिजाइन। और अगर ये पारित हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सारे जो मंत्री हैं वो तुरंत रिजाइन कर देंगे, उन्हें इस्तीफा देना होगा। डिटेल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। तो कैसे मतलब एक बिल है वो लॉ बनता है। ऑर्डिनरी बिल, आर्टिकल 107 टू 108। तो ऑर्डिनरी बिल है वो 107 और 108 में मेंशन किया गया है। पहला होता है पहली रीडिंग होगी, है ना, बजट पेश किया जाएगा, फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर और डिटेल होगा, फिर थर्ड रीडिंग होगी, फिर डेडलॉक रिजोल्यूशन। अगर कोई डेडलॉक होता है उसका रिजोल्यूशन करा जाएगा, उसमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी आर्टिकल 108 से, बोथ हाउस और प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा, फिर स्पीकर होगा। कोई भी डेडलॉक की संभावना अगर होगी तो उसे रिजॉल्व किया जाएगा। फिर मनी बिल, आर्टिकल 110 एंड 11। मनी बिल डील्स स्ट्रिक्टली विद टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द consolidated fund। दे फीचर यूनिक रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर, एक्सक्लूसिव लोकसभा ओरिजिन, सबऑर्डिनेट राज्यसभा पावर।
तो ये देख सकते हो मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही पारित हुआ, कैन ओनली बी किसी लोकसभा में ही इसे इंट्रोड्यूस मतलब इसे पेश किया जा सकता है। एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से, वेदर बिल इज मनी बिल इज डिटरमाइंड बाय सोलली बाय द स्पीकर, तो कोई भी बिल अगर वो मनी बिल है कि नहीं ये स्पीकर निर्धारित करेगा, जिसका सर्टिफिकेट फाइनल होगा, एंड इम्यून टू कोर्ट चैलेंज, और कोई कोर्ट इस पे चैलेंज नहीं कर सकता। राज्यसभा पोजेशन नियर जीरो पावर ओवर मनी बिल, और राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती है मनी बिल के संदर्भ में, एंड इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड देम, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना कोई इसमें बदलाव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें सुझाव दे सकते हैं राज्यसभा, ठीक है, और वो 14 दिन के अंदर इसे बिल को रिटर्न करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल पारित माना जाएगा, ठीक है। फाइनेंस बिल है आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 जो फाइनेंशियल मैटर से जो भी संबंधित बिल है उसे फाइनेंस बिल माना जाएगा। जो आर्टिकल 110 जो मनी बिल है उसके डेफिनेशन में फिट होता है। फिर इसमें रिक्वायर्स अ प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन फॉर consideration but are otherwise treated like ordinary bill, meaning a joint sitting can be called if a deadlock arises। तो बिना मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा जाएगा, अगर इंट्रोड्यूस होता है तो इसे मतलब ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा, और अगर कोई डेडलॉक होता है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं आर्टिकल 368 के तहत, तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग, और इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इफ वन हाउस रिजेक्ट द बिल विल फॉल्स इमीडिएटली, और अगर कोई भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर कोई भी सदन है या लोकसभा या राज्यसभा अगर वो नहीं आती है तो बिल तुरंत उसे माना जाएगा कि बिल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं हम लोकसभा और राज्यसभा का। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोडक्शन ऑफ पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लोकसभा में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, कैन नॉट ब्लॉक और अमेंड मनी बिल बियॉन्ड 14 days, cannot vote on demand for grant, joint sitting usually favor Lok Sabha due size। Article 249 can pass a resolution enabling Parliament to make laws, state list can authorize creation of new All India services, और ऑल इंडिया सर्विसेज कर सकता है राज्यसभा। तो आप भी पावर्स देख सकते हो, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट रूल में लोकसभा की जो ड्यूटी है, उसके जो कर्तव्य वो है, जो उसका फंक्शंस हैं, वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे राज्यसभा क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल ओनली टू द लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो राज्यसभा में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा। और मेंटेन कंटिन्यूअस एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट इवन लोकसभा इज डिसॉल्व, तो जो राज्यसभा है अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी ये बना रहेगा, इसलिए इसे परमानेंट हाउस कहते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट में आर्टिकल 52 टू 78 इसमें राष्ट्रपति की बात कही गई हमारे संविधान में। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट होता है, पहला सिटीजन होता है, प्रथम नागरिक माना जाता है इसे, और ये जो है ये हमारे देश की एकता, अखंडता और जो बंधुत्व सॉलिडेरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव, और ये नाम मात्र का कार्यपालिका का हेड होता है, डीजीओ होता है, ना कि डीजीओ हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड डी फैक्टो, तो ये आप देख सकते हो, है ना। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट आर्किटेक्चर, इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कही गई है। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्शन मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, elected members of legislative assemblies of the state MLA and elected members of the assemblies of Delhi and Puducherry, nominated members do not participate। तो इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोनों सदन के, और जो दिल्ली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं दिल्ली और पुडुचेरी के वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, पर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो नहीं भाग ले सकते हैं। एंड वोट इज कंडक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट अंडर अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो वोट है वो सीक्रेट बैलेट पेपर से होगा, और
सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत President can be removed from office prior to term expiry only on the ground of violation of constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर संविधान के वायलेशन जो है उसके तहत इस राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तरह। एंड motion can be originate in either house but must be passed by a stringent 2/3 majority of the total membership of the house in both chambers separately। और दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है पर दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत पारित करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या पावर्स हैं वो देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? फॉर्मल executive actions of union are performed in his name। He appoints PM, other minister and attorney generals, CAG, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, गवर्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो ये प्रधानमंत्री और जो मंत्रियां हैं उनको फिर अटॉर्नी जनरल और CAG, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको तथा गवर्नर को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर को भी। लेजिस्लेटिव और ऑर्डिनेंस पावर क्या क्या है? तो ऑर्डिनेंस ला सकता है, जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वह ऑर्डिनेंस लाया जाएगा आर्टिकल 123 के तहत। और ये सेम लीगल इफेक्ट होगा अगर कोई भी मतलब पार्लियामेंट से संबंधित जो भी लॉ है, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ पारित करता है तो उसी के बराबर ऑर्डिनेंस को भी माना जाएगा, ठीक है। और उसे 6 सप्ताह के भीतर 6 वीक के अंदर ही पार्लियामेंट को रीअसेंबल करना होगा। जुडिशियल पावर एंड पार्डन्स। जुडिशियल पावर है इसके आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है इसमें, ठीक है। उसमें इसमें पार्डन दे सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन और कम्यूटेशन फॉर ऑफेंसेस नियर यूनियन लॉज इंक्लूडिंग एब्सोल्यूट पावर टू कम्यूट डेथ सेंटेंसेस। और डेथ सेंटेंसेस में मृत्यु दंड से क्षमा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकता है। इमरजेंसी पावर है, जहाँ पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। देश में अगर इमरजेंसी लगाने है तो राष्ट्रपति लगा सकता है आर्टिकल 352 से। और फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है राज्यों में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, ये आर्टिकल 360 से लगाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑक्युपाइज द पाइवटल पोजीशन इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 74 के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है। मैंडेट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president following the 42nd and 44th amendment। Advice is constitutionally binding on the president though he can return it for one's constitution। तो जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री हैं जो वो एक राष्ट्रपति के एडवाइजरी रोल में रहेंगे और जो भी उनका एडवाइस होगा वो मतलब संवैधानिक रूप से बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट को कि वो माने। पर एक है कि वो मतलब इसे रिटर्न भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 75 से, स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर, टू स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो सारे जो भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, वो सारे लोग मतलब अगर सरकार चलाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और अगर वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं और मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाते हैं सदन में, तो सबको एक साथ ही इस्तीफा देना होगा। तो इसीलिए कहा गया कि दे कैन स्विम एंड सिंक टुगेदर, ठीक है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज। एस्टैब्लिश द प्राइम मिनिस्टर एज द चीफ कम्युनिकेटिव चैनल बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 78 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच में एक मतलब चैनल, कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है। और कंपैरेटिव रिलेशनशिप देखते हैं स्टेट और सेंटर का। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, इसमें गवर्नर होता है राज्य में। तो रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 के तरफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, 213 गवर्नर को। और डिस्क्रिशनरी पावर हाईली रेस्ट्रिक्टेड बाउंड बाय आर्टिकल 74 एडवाइस ब्रॉडर एक्सप्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर मिल जाता है गवर्नर को पावर, किसपे?
डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि आर्टिकल 163 गवर्नर हैज इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशन टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 200 और रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल। तो डिस्क्रिशनरी पावर कुछ मिल जाते हैं आर्टिकल 163 के कोई भी गवर्नर को, कि वो कोई भी बिल है ना वो रिजर्व कर सकता है अपने पास, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, और प्रेसिडेंट को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उसे रिकमेंड कर सकता है अगर कोई भी वहां पे गवर्नमेंट फंक्शनरीज डिसफंक्शन होते हैं। Analytical nature of the legislative तो constitution matrix of Indian balance center unity and regional autonomy, while the center possesses overarching powers during crisis, emergency, regulatory laws and everyday operation of the state legislation is form the bedrock of Indian cooperative federalism। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सेंटर है उसके पास मतलब अगर शक्तियां हैं तो वो भारत के मतलब राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए है, और जो हमारे और राज्य हैं वो भी इसमें सहायता के रूप में, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ना, सहकारी साम्यवाद जो है उसकी अवधारणा को सही प्रूव करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट हैज इन्फोर्स दिस बैलेंस बाय रूलिंग द स्टेट एंड सॉवरेन इन देयर असाइन्ड स्फीयर्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो जुडिशरी है, वो इसे और ही मतलब मुख्य बनाती है, ठीक है। एंड आर्टिकल 356 इज स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो फेडरल इंटरवेंशन है, जैसे किसी भी राज्य में अगर जो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है अगर वो सही नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किए पॉलिटी में, जो हमारे सिलेबस में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के दिए गए हैं, तो वो हमने टॉपिक्स कवर अप किए। और आज हमने सीखा क्या क्या, तो आज हमने देखा चैप्टर था फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखी, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद हमने स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप देखा, पार्लियामेंट के बारे में हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमने जाना, ठीक है। और मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये सब कैसे पारित होते हैं इनके बारे में हमने जाना। तो आज हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। So thank you so much guys for watching my video. Have a good day and please do not forget to like, follow, share and comment. So thank you so much. Have a good